सलमान बट के अंदर ऐसी कौन सी खूबी है कि उनको चीफ सिलेक्टर का कंसल्टेंट मुकर्रर किया गया है। मोहम्मद आमिर के भी आप तरले मिलते कर रहे हैं, सलमान बट को भी आप वापस क्रिकेट बोर्ड के अंदर ले आए हैं। पीछे रह गए मोहम्मद आसिफ, इतना जबरदस्त बॉलर था, फिर आप ये करें कि उसको भी कोई बॉलिंग कोच वगैरह मुकर्रर कर दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हाफिज नुमान और आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज के लिए 3 कंसल्टेंट मुकर्रर किए गए हैं। इन कंसल्टेंट में राव इफ्तिखार, कामरान अकमल और सलमान बट शामिल हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि इनको कंसल्टेंट क्यों मुकर्रर किया गया, और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे सलमान बट पर कि सलमान बट के अंदर ऐसी कौन सी खूबी है कि उनको चीफ सिलेक्टर का कंसल्टेंट मुकर्रर किया गया। राव इफ्तिखार और कामरान अकमल से कोई मसला नहीं है, दोनों अच्छे क्रिकेटर हैं। उन्होंने थोड़ी बहुत जो क्रिकेट खेली है बहुत अच्छी खेली है राव इफ्तिखार ने। कामरान अकमल ने भी अच्छी क्रिकेट खेली है, अच्छे विकेट कीपर भी थे, रनिंग मशीन भी थी, बड़े अच्छे रन भी उन्होंने बनाए हैं। असल मसला जो है ना वो है सलमान बट का। सलमान बट वो क्रिकेटर है जिसकी वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनामी का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान का जो खूबसूरत क्रिकेट का चेहरा था उस पर सबसे बड़ा जो दाग था ना वो सलमान बट ने लगाया था। सलमान बट ही था जिसकी वजह से मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ ये स्पॉट फिक्सिंग में मुलवस हुए थे, और यही बंदा था जिसकी वजह से बुकीज के साथ सलमान बट ने इनके राब्ते करवाए थे। असल में स्पॉट फिक्सिंग का असल मास्टरमाइंड जो था ना, इसीलिए 10 साल की सजा हुई थी। इसने मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर को दोनों को वर्गलाया था। ये चूंकि बिकन उसका पढ़ा लिखा नौजवान था, अंग्रेजी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मोहम्मद आसिफ वो बेचारा शेखुपुरे का गरीब घराने का और शर्मीला सा सादा सा बंदा था, और इसी तरह मोहम्मद आमिर जो था वो भी अभी 17 साल का तकरीबन हुआ था, और वो उसकी बैकग्राउंड भी कोई इतनी ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, और वो सादा सी फैमिली थी गोजरे की उसकी। तो इस बंदे ने अपने तलीम याफ्ता होने की बुनियाद पर और अपने अंग्रेजी जानने की बुनियाद पर मजहर मजीद के साथ उस वक्त फिक्सिंग की थी, और बुकीज़ के साथ इसने राब्ते किए थे, और सबसे ज़्यादा इस पैसे भी इसने कमाए थे। ना सिर्फ पैसे कमाए थे बल्कि इसने कमीशन भी उठा था उनसे, और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता रहा, चीज़ों को झूठ बोलता रहा। फिर लोगों ने समझाया मोहम्मद आमिर को कि तुम अभी कम उम्र हो, तुम्हारी इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, और तुम जो है वो एतराफ़ कर लो, और इस तरह की चीज़ें उन्होंने करके तो सारा मामले को समेटा था। फिर बाद में इसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की इजाज़त भी मिल गई थी। अब ये सारे गंद के पीछे तो था सलमान बट। सलमान बट के साथ कोई बैठने को तैयार नहीं था। अब ये टीवी पे आकर बैठ के टाटर कर रहे होते हैं और तजजिए दे रहे होते हैं, ये करो वो करो। बंदा इससे पूछे कि तुम वो वाहिद बंदे हो कि जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो थी पूरी दुनिया में बदनाम हो गई। आपको फिक्सर कहने लग गए लोग, इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। जेंटलमैन गेम को आपने दागदार कर दिया, और आज आपको वही पीसीबी जो आपको वहां पे एंटर नहीं होने देता था, आज उसी पीसीबी में चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज के आप कंसल्टेंट बन गए। यानी सलमान बट किसी ना किसी तरीके से वो इन हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। पीछे रह गए मोहम्मद आसिफ जो उस वक्त 2010 में स्पॉट फिक्सिंग में मुलवस थे। तो भाई अगर ये मोहम्मद आमिर के भी आप तरले मिलते कर रहे हैं, सलमान बट को भी आप वापस क्रिकेट बोर्ड के अंदर ले आए हैं, तो अब पीछे रह गए मोहम्मद आसिफ, इतना ज़बरदस्त बॉलर था। फिर आप ये करें कि उसको भी कोई बॉलिंग कोच वगैरह मुकर्रर कर दें। अगर आपने सारे वही नैले जो थे वो दोबारा शामिल करने हैं जो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बने थे, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हुआ। उस वक्त मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह से कि पाकिस्तानी क्रिकेट ऐसे जवाल का शिकार हो गया। पाकिस्तानी क्रिकेटर जो थे वो मुंह छुपाते फिर रहे थे, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे। लेकिन आज उन्हीं लोगों को जो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बने आपने दोबारा क्रिकेट बोर्ड के अंदर दाखिल कर दिया है। इसकी क्राइटेरिया क्या है ये मेरी समझ से तो बाहर है। मैं पहले भी यही कहता रहा हूँ कि पीसीबी जो है ना वो पर्ची सिस्टम पे चल रहा है। पीसीबी में जिसकी पर्ची हैवी है उसको कोई ना कोई ओहदा मिल जाएगा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि हम अपने जितने भी मुकामी क्रिकेटर्स हैं साबक उनको पीसीबी के अंदर तैनात करेंगे। किसी को इन्होंने बॉलिंग कोच लगा दिया, किसी को कंसल्टेंट लगा दिया। भाई लगाएं, काबिल लोगों को लगाएं, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन जो लोग उस वक्त, मैं हैरान हूं कि मुझे आज भी याद है 2010 में
जब इनको सजा हुई तीनों खिलाड़ियों को, तो उसके बाद मोहम्मद आमिर का थोड़ा सा टेनोर सजा का जब पूरा हुआ, सजा उसने काट ली, उसके बाद जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट में आया तो मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह से कि मोहम्मद हफीज उस वक्त खेल रहे थे और अजहर अली। जब ये डोमेस्टिक क्रिकेट टीम में प्रैक्टिस के लिए आए मोहम्मद आमिर, तो उस वक्त एहतजाजन मोहम्मद हफीज साहब ने और अजहर अली साहब ने इन्होंने बाइकआउट कर दिया था कि नहीं जी हमने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलनी, क्योंकि आप एक सजा याफ्ता स्पॉट फिक्सिंग में मुलवस बंदे को, मोहम्मद आमिर को, आप डोमेस्टिक खेलने की इजाज़त दे रहे हैं, इसलिए मैं नहीं खेलूंगा। तो मेरा अब ये सवाल है मोहम्मद हफीज साहब से कि जो स्पॉट फिक्सिंग का सरखेल था सुलेमान भट्ट, उसको चीफ सिलेक्टर जो है वहाब रियाज साहब, उनका कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया, तो अब आप एहतजाज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आपका क्राइटेरिया बदल गया है? तो ये बड़े अफसोस की बात है कि जो स्पॉट फिक्सिंग में मुलवस क्रिकेटर थे आप उनको दोबारा से लेके आ रहे हैं। मोहम्मद हफीज साहब ने परसों उन्होंने बयान भी दिया कि जी मैंने अमाद और मोहम्मद आमिर के साथ रब्ता किया, लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलने के लिए तैयार नहीं है। तो उस वक्त मोहम्मद हफीज साहब ठीक थे या अब ठीक है, इसका फैसला अब आप खुद ही कीजिए। हमारा काम है हम खबर की निशानदेही करें और पीसीबी में जो चल रहा है ये आपके सामने पेश करें। और ये जो सारा निज़ाम चल रहा है ये बड़े ही बुरे तरीके से इसको चलाया जा रहा है। इसमें टोटल पर्ची सिस्टम है, जिसकी पर्ची स्ट्रॉन्ग है उसको कोई ना कोई ओहदा मिल जाएगा, चाहे वो स्पॉट फिक्सिंग में ही मुलवस हो। अब हमारे सुनने में ये भी आ रहा है, हमें जरा ये भी बता रहे हैं कि ऊपर से दबाव आया है कि सुलेमान भट्ट को किसी न किसी तरीके से अकोमोडेट किया जाए। तो आज तक के लिए इतना ही, कल तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।